भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। आज 21वीं शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन पर कोई चर्चा भूमंडलीकरण के संदर्भ में कुछ विचार किए बिना हो ही नहीं सकती। यह स्वाभाविक है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास विषयक इस पुस्तक में भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन शब्द इससे पहले के अध्यायों में आ चुके हैं। अध्याय 4 में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज विषयक अनुभाग को पुनः स्मरण करें। अपनी पुस्तक के पन्ने पीछे की ओर पलटें और लगभग 5 अध्याय में उदारीकरण के बारे में भारत सरकार की नीति और भारत उद्योग पर उसका प्रभाव विषयक अनुभाग को पढ़ें। जब हमने अध्याय 3 में विजन, मुंबई एवं भूमंडलीकरण शहरों के भविष्य के बारे में चर्चा की थी, तब भी ये शब्द आए थे। अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी आपने भूमंडलीकरण शब्द को समाचार पत्रों, टेलीविजन कार्यक्रमों, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा की बातचीत में भी पढ़ा सुना होगा। डिबेट population highest in India atlas, China follow the right behind with the 39.89 million debates। ये डिबेट्स दिखाए गए। बिंग ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट एमंग WTO, गाजियाबाद ग्लोबल सिटी दिखाई गई है। क्रियाकलाप 6.1, किसी भी समाचार को नियमित रूप से 2 सप्ताह तक पढ़ें और यह नोट करें कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है। कक्षा में अपने साथियों की टिप्पणी से अपनी टिप्पणी की तुलना करें। विभिन्न प्रकार के टेलीविजन कार्यक्रमों में भूमंडलीकरण एवं विश्वव्यापी ग्लोबल शब्दों के संदर्भ में नोट करें। आप राजनीतिक या आर्थिक अथवा सांस्कृतिक मामलों से संबंधित समाचारों और चर्चाओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये दिखाई गई है। क्रियाकलाप 1 से आप यह जानने में सहायता मिली होगी कि भूमंडलीकरण का शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों में अनेक रीतियों से किया जाता है। फिर भी हमें यह स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में इस शब्द का अर्थ क्या है। इस अध्याय में हम भूमंडलीकरण के अर्थों को, उसके भिन्न भिन्न आयामों पर और उसके सामाजिक परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भूमंडलीकरण की एक ही परिभाषा हो सकती है और उसे समझने का तरीका भी एक ही है। दरअसल हम यह देखेंगे कि भिन्न भिन्न विषय अथवा अकादमिक शास्त्र डिसिप्लिन भूमंडलीकरण के भिन्न भिन्न पक्षों पर ध्यान दिलाते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक आयामों जैसे पूंजी के प्रवाह आदि का अधिक विवेचन करता होगा। राजनीतिक शास्त्र सरकारों की बदलती हुई भूमिका पर ध्यान दिलाता होगा। तथापि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ही इतनी व्यापक है कि भिन्न भिन्न विषयों को भूमंडलीकरण के कारणों और परिणामों को समझने के लिए एक दूसरे से अधिकाधिक जानकारी लेनी पड़ती है। तो आइए देखें कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण को समझने के लिए क्या करता है। आपको याद होगा कि हमने पहली पुस्तक में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्रों और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के विशिष्ट स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। एक बार भूमंडलीकरण को समझने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयोजन से फिर हम थोड़ा पीछे चलते हैं। समाजशास्त्री अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यह अपने विश्लेषण को अलग अलग व्यक्तियों जैसे दुकानदारों और ग्राहकों, अध्यापक और छात्रों, 2 मित्रों अथवा परिवार सदस्यों के बीच की अंतःक्रियाओं पर केंद्रित कर सकता है। इसी प्रकार यह अपने विश्लेषण की राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी अथवा जातीय संघर्ष अथवा जनजातीय लोगों के वन संबंधी अधिकारों पर सरकारी नीति का प्रभाव या ग्रामीण ऋणग्रस्तता आदि तक सीमित रखा सकता है। भूमंडलीय सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे कामगार वर्ग पर नए लचीले श्रम विनिमयों अथवा नव युवाओं पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अथवा देश की शिक्षा प्रणाली पर विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के प्रभाव की जांच कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र उन विषयों यानी परिवार या मजदूर संघ अथवा ग्राम आदि से परिभाषित नहीं होता जिनका यह अध्ययन करते हैं, बल्कि वह एक चुने हुए क्षेत्र का अध्ययन कैसे करते हैं इससे परिभाषित होता है। एनसीईआरटी बुक एक
क्लास 11 2005। ऊपर दिए गए अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ें। आप भली भांति समझ जाएंगे कि समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है से नहीं, बल्कि यह कैसे अध्ययन करता है से परिभाषित किया गया है। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के केवल सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है। यह व्यक्ति और समाज, सूक्ष्म एवं स्थूल, व्यष्ट और समिष्ट, माइक्रो एंड मैक्रो, स्थानीय एवं भूमंडलीय के बीच के संबंधों के भावों को समझने के लिए समाजशास्त्री कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। एक दूर दराज के गांव में रहने वाला किसान भूमंडलीय परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होता है, भूमंडलीकरण ने मध्य वर्ग के रोजगार के अवसरों पर कैसा प्रभाव डाला है, इसने बड़े भारतीय निगमों पर राष्ट्रीय ट्रांसनेशनल निगम बन जाने की संभावना को कैसे प्रभावित किया है। यदि खुदरा व्यापार का क्षेत्र पार राष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है तो पड़ोस के पंसारी पर उसका क्या प्रभाव होगा। आज हमारे शहरों और कस्बों में इतने अधिक बड़े बड़े बिक्री भंडार, शॉपिंग मॉल क्यों हैं? आज युवाओं में अपना खाली समय बिताने का तरीका कैसे बदल गया है? हम भूमंडलीकरण द्वारा लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यापक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण देते हैं। आप स्वयं भी ऐसे और कई उदाहरण बता सकेंगे जिनके भूमंडलीकरण घटनाक्रम आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और उसके माध्यम से उस तरीके को भी प्रभावित कर रहा है जिससे समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करना है। बाजार को खुला कर देने और उनके उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा देने से हम देखते हैं कि हमारे पास पड़ोस की दुकानों में दुनिया के भिन्न भिन्न भागों के उत्पाद वस्तुएं आने लगती हैं। आयात पर लगे सभी प्रकार के परिणात्मक प्रतिबंधों को 1 अप्रैल 2001 से खारिज कर दिया गया है। अब पड़ोस के फलों की दुकान में बिक्री के लिए पड़ी चीन की नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया के सेब को देखकर आश्चर्य नहीं होता। पड़ोस की दुकान में आपको ऑस्ट्रेलिया संतरे का रस और बर्फ में जमे हुए पैकेटों में तलने के लिए तैयार आलू आदि की चिप्स मिल जाएगी। हम अपने घरों में अपने परिवार या मित्रों के साथ बैठकर जो खाते पीते हैं वह भी धीरे धीरे बदल रहा है। नीति में किए गए एक जैसे परिवर्तन उपभोक्ताओं और उत्पादकों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। यह बदलाव जहां एक संपन्न शहरी उपभोक्ता के लिए उपभोग के नए और व्यापक विकल्प लाता है, वही एक किसान के लिए आजीविका का संकट पैदा करता है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि वे व्यक्तियों के जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से सार्वजनिक नीतियों से भी जुड़े होते हैं जिन्हें सरकार अपनाती है और विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ समझौता करके तय करती है। इस प्रकार स्थूल नीतिगत परिवर्तनों का मतलब यह है कि एक टेलीविजन चैनल की बजाय आज हमारे पास वास्तव में 20 चैनल हैं। मीडिया में जो आकस्मिक नाटकीय परिवर्तन आए हैं वे संभवतः भूमंडलीकरण से सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव है। हम इनके बारे में अगले अध्याय में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ वैसे ही कुछ बेहद तीव्र उदाहरण दे दिए गए हैं, लेकिन आप इनकी सहायता से उस घनिष्ठ पारस्परिक संबंध को समझ सकेंगे जो लोगों के व्यक्तिगत जीवन और भूमंडलीकरण की दूरस्थ नीतियों के बीच विद्यमान है। जैसा कि पहले कहा गया, समाजशास्त्री कल्पना शक्ति सूक्ष्म एवं स्थूल के बीच, विशिष्ट एवं समिष्ट के बीच और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक के बीच संबंध स्थापित कर सकती हैं। समाजशास्त्र को अक्सर समाज का अध्ययन करने वाले एक शास्त्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप कक्षा 11 की पुस्तक 1 में की गई अपनी चर्चा को याद करें कि समाज की सीमा को अंकित करना आसान होता नहीं है। एक गांव का अध्ययन विभिन्न सामाजिक समूहों और उनके समाजों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें यह भी देखना होता है कि उस गांव का समाज बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा है। यह जुड़ाव आज हमारे पहले से कहीं अधिक संगत हो गया है। कोई भी समाजशास्त्री या सामाजिक मानव विज्ञानी एक समाज का अलग थलग रूप से अध्ययन नहीं कर सकता। स्थान और समय की दूरियां सिकुड़ जाने से यह परिवर्तन हुआ है। समाजशास्त्रियों को इन भूमंडलीय अंतःसंबंधों को ध्यान में रखते हुए गांवों, परिवारों, आंदोलनों
बच्चों के पालन पोषण के तरीकों, काम और अवकाश के क्षणों, दफ्तरशाही अधिकारी तंत्रीय संगठनों अथवा जातियों का अध्ययन करना होगा। इन अध्ययनों में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का कृषि पर तथा उसके फलस्वरूप किसानों पर जोड़ने वाला प्रभाव का भी ध्यान रखा जाएगा। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, यह हम सबको प्रभावित करता है। कुछ के लिए इसका अर्थ है नए नए अवसरों का उपलब्ध होना, तो दूसरों के लिए आजीविका की हानि हो सकता है। जो ही चीनी और कोरियाई रेशम के धागे यार्न के बाजार में प्रवेश किया, बिहार की रेशम कातने और धागा बनाने वाली औरतों का धंधा ही चौपट हो गया। बुनकर और उपभोक्ता इस नए यार्न चीन एवं कोरिया के रेशम के धागे को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह कुछ सस्ता है और इससे एक तरह की चमक भी होती है। भारतीय समुद्री जल में बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के प्रवेश के साथ ही कुछ ऐसी ऊट-पटांग हुई है। ये बड़े बड़े जहाज ये सब मछलियां बटोरकर ये ले गए जो पहले भारतीय नौकाओं द्वारा इकट्ठा की जाती थी। इस प्रकार मछली छांटने, सुखाने, बेचने और जाल बुनने वाली औरतों की रोजी रोटी छिन गई। गुजरात में गोद इकट्ठा करने वाली औरतों जो पहले बावल के पेड़ों जूरी फेरा से गोद इकट्ठा करती थी, सूडान से सस्ते गोद का आयात शुरू हो जाने से अपना रोजगार खो बैठी। भारत के लगभग सभी शहरों में रद्दी बीनने वाले लोग कुछ हद तक अपना रोजगार खो बैठे, क्योंकि विकसित देश में रद्दी कागज का आयात होने लगा है। इसी अध्याय में आगे चलकर हम यह देखेंगे कि परंपरागत मनोरंजनकर्ता के व्यवसाय पर इस भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। यह स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण का सामाजिक आशय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि आपने कभी देखा है कि समाज के विभिन्न हिस्सों पर इसका प्रभाव बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है। इसीलिए भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में लोगों के विचार एक समान न होकर बहुत ही विभाजित हैं। कुछ का विश्वास है कि भूमंडलीकरण बेहतर विश्व के अग्रदूत के रूप में अत्यंत आवश्यक है। दूसरों को डर है कि विभिन्न भागों समूहों के लोगों पर भूमंडलीकरण का असर बहुत ही अलग अलग प्रकार का होता है। उनका कहना है कि अधिक सुविधा संपन्न वर्गों में बहुत से लोगों को तो इससे लाभ होगा, लेकिन पहले से ही सुविधा वंचित आबादी के बहुत बड़े हिस्सों की हालत बदतर होती चली जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि भूमंडलीकरण एकदम नई प्रक्रिया नहीं है। अगले 2 अनुभागों में हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम यह भी पता लगाएंगे कि प्राचीन काल में भूमंडलीकरण स्तर पर भारत के अंतर संबंध कैसे थे। हम यह भी जांच करेंगे कि क्या वास्तव में भूमंडलीकरण की कुछ खास विशेषताएं हैं और वे क्या क्या हैं। क्या भूमंडलीकरण के अंतर संबंध विश्व और भारत के लिए नए हैं। यदि भूमंडलीकरण भूमंडलीय अंतर संबंधों के बारे में है तो हमें यह पूछ सकते हैं कि क्या यह कोई नई प्रघटना है। क्या भारत और विश्व के विभिन्न भाग प्रारंभिक कालों में आपस में अंतरक्रिया नहीं करते थे। प्रारंभिक वर्ष भारत आज से 2000 वर्ष पहले भी विश्व से अलग थलग नहीं था। हमने अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है। यह मार्ग सदियों पहले भारत को उन महान सभ्यताओं से जोड़ता था जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित था। हम यह भी जानते हैं कि भारत बात 6.1 यह एक रोचक तथ्य है कि सांस्कृतिक भाषा का सबसे महान व्याकरणाचार्य प्रणिनी, जिसने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास संस्कृति व्याकरण का स्वर विज्ञान को सुव्यवस्थित एवं रूपांतरित किया था, वे अफगान मूल के थे। 7वीं शताब्दी के चीन विद्वान ई जिंग ने चीन से भारत आए हुए मार्ग में जावा श्री विजय शहर में रुककर संस्कृति सीखी थी। अंतःक्रियाओं का प्रभाव थाईलैंड से मलाया, इंडो चाइनिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया और जापान तक समस्त एशिया महाद्वीप की भाषाओं और शब्दावलियों में दृष्टिगोचर होता है। हमें मंडूक कुएं में रहने वाले मेढक से संबंधित एक नीति कथा में एकीकरणवाद आइसोलेशनिज्म के विरुद्ध एक चेतावनी मिलती है। यह नीति कथा संस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रंथों में बार बार दोहराई गई है।
कुपमंडूक एक मेढक है जो जीवन भर एक कुएं में रहता है और वह और कुछ नहीं जानता है और बाहर की हर चीज पर शक करता है। वह किसी से बात नहीं करता और किसी के साथ किसी भी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता। वह तो बस बाहरी दुनिया के बारे में अपने दिल में गहरा संदेह पाल रखता है। विश्व का वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास वास्तव में बहुत ही सीमित होता है। यदि हम भी कुपमंडूक की तरह जीवन बिताते सन 2005, 84, 86 के लंबे अतीत के दौरान विश्व के विभिन्न भिन्न भिन्न भागों से लोग यहाँ आए थे, कभी व्यापारियों के रूप में, कभी विजेता के रूप में और कभी नए स्थान की तलाश में प्रवासी के रूप में, और फिर वे यहीं बस गए। दूर दराज के भारतीय गांवों में लोग ऐसे समय को याद करते हैं जब उनके पूर्वज कहीं और रहा करते थे, जहाँ से वे उस स्थान पर आए जहां वे इस समय रह रहे हैं। इस प्रकार भूमंडलीय अंतर्क्रियाएं अथवा भूमंडलीय दृष्टिकोण को नई चीज नहीं होती जो आधुनिक युग अथवा आधुनिक भारत के लिए अनोखी हो। उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन। हमने आधुनिक भारत में सामाजिक विकास की कहानी उपनिवेशिक काल से शुरू की थी। आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा कि आधुनिक पूंजीवाद का उसके प्रारंभ में ही एक भूमंडलीय आयाम रहा है। उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा और बाजार के नए स्रोतों और एक ऐसे संजाल नेटवर्क की आवश्यकता थी जो उसे संभाले हुए था। आज भूमंडलीकरण की आम पहचान है लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवसन, जो उसका एक परिभाषिक लक्षण है। आप यह तो जानते ही हैं कि संभवतः लोगों का सबसे बड़ा प्रवसन यूरोपीय लोगों का देशांतर था, जब वे अपना देश छोड़कर अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। आपको याद होगा कि भारत से गिरमिटिया मजदूरों को किस प्रकार जहाजों में भरकर एशिया, अफ्रीका और उत्तरीय दक्षिणी अमेरिका में दूरवर्ती भागों में काम करने के लिए ले जाया गया था, और दास व्यापार के अंतर्गत हजारों अफ्रीकियों को दूरस्थ तटों तक गाड़ियों में भरकर ले जाया गया था। स्वतंत्र भारत ने भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाए रखा। यह कई अर्थों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से विरासत में मिला था। विश्व भर में चल रहे उदारता संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ एकता दर्शाना इसी दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था। बहुत से भारतवासियों ने शिक्षा एवं कार्य के लिए समुद्र पार की यात्राएं की। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश के विभिन्न विकास का अंग बना रहा। विदेशी कंपनियां भारत में सक्रिय थीं, इसीलिए हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया क्या अमूल रूप से उस प्रक्रिया से भिन्न है जिसे हमने अतीत में देखा था। भूमंडलीकरण की समझ। हमने देखा कि अत्यंत प्रारंभिक काल में ही भूमंडलीय विश्व के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि पाश्चात्य पूंजीवाद जैसा कि वह यूरोप में उभरा था, उपनिवेशवाद के रूप में अन्य देशों के संसाधनों पर भूमंडलीय नियंत्रण के रूप में उभरा और आगे भी रहेगा। किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भूमंडलीकरण केवल भूमंडलीय अंतर्संबंधता के बारे में ही है या फिर उनका संबंध उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो उत्पादन और संचार, श्रम तथा पूंजी के संगठन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सांस्कृतिक अनुभवों, शासन की प्रणालियों और सामाजिक आंदोलनों में हुए। ये परिवर्तन तब भी सार्थक प्रतीत होते थे, भले ही कुछ प्रतिमान पूंजीवाद की प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो चुके हैं। कुछ ऐसे परिवर्तनों ने जो कि संचार क्रांति से प्रवाहित हुए थे, हमारे काम करने और रहने के तौर तरीकों को बहुआयामी रूपों में बदल दिया गया है। अब हम भूमंडलीकरण
की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे। जब आप उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि भूमंडलीय अंतर्संबंधता की एक सरल परिभाषा भूमंडलीकरण की गहनता एवं जटिलता को क्यों नहीं पकड़ पाती। भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोग, क्षेत्र एवं देश के मध्य अंतर निर्भरता की वृद्धि से है। यद्यपि आर्थिक शक्तियां भूमंडलीकरण का एक भिन्न अंग है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि अकेली वे शक्तियां ही भूमंडलीकरण को उत्पन्न करती हैं। भूमंडलीकरण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा ही सबसे आगे बढ़ा है। इन प्रौद्योगिकियों ने विश्व भर में लोगों के बीच अंतःक्रिया की गति एवं क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि राजनीतिक संदर्भ में भी इसका विस्तार हुआ। आइए भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों पर दृष्टिपात करें। अपनी चर्चा को सहज बनाने के लिए हम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर पृथक रूप से विचार करेंगे, तथापि आप शीघ्र ही समझ जाएंगे कि वे पहलू कितना गहराई से परस्पर जुड़े हैं। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम। आर्थिक आयाम। भारत में हम उदारीकरण और भूमंडलीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आवश्यक है, पर एक जैसे नहीं। भारत में हमने देखा कि राज्य सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीतियों में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था। इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीति कहा जाता है। और उदारीकरण की आर्थिक नीति। भूमंडलीकरण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार सम्मिलित है। यह विस्तार कुछ आर्थिक नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। मोटे तौर पर इस प्रक्रिया को भारत में उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के आवश्यक उद्देश्य के लिए गए थे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा इससे पहले अपनाई जा रही नीति पर विराम लग गया। सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे कानून बनाए थे जिनसे यह सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय बाजार और भारतीय स्वदेशी व्यापार विश्व की प्रतियोगिता से सुरक्षित रहें। इस नीति के पीछे यह अवधारणा थी कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश स्वतंत्र बाजार में स्थिति में नुकसान में ही रहेगा। आप अध्याय 1 में उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। सरकार का यह भी विश्वास था कि अकेला बाजार ही संपूर्ण जन कल्याण, विशेष रूप से सुविधा वंचित वर्गों के कल्याण का ध्यान नहीं कर सकेगा। यह महसूस किया गया कि जनसाधारण के कल्याण के लिए सरकार को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जैसा कि आपने अध्याय 3 में पढ़ा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण थे। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ था भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों को हटा देना। इन उपायों को आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। ये सुधार क्या है? जुलाई 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सभी प्रमुख क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं आदि में सुधारों की एक लंबी श्रृंखला देखी है। इसके पीछे मूल अवधारणा यह थी कि भूमंडलीय बाजार में पहले से अधिक समावेश करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना भी जरूरी हो गया। ये ऋण कुछ निश्चित शर्तों पर दिए जाते हैं। सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक उपायों के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है और इन आर्थिक उपायों के अंतर्गत संरचनात्मक समायोजन की नीति अपनानी होती है। इन समायोजना का अर्थ सामान्यतः सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा में राज्यों के व्यय में कटौती है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में भी यह बात कही जा सकती है। सेब फ्रेम मेकर WTO किल्स पुअर सेब वर्कर्स WTO के लिए दिखाई गई है। ये richest 1%
ओन्स 40% ऑफ वर्ल्ड वेल्थ वेयर के लिए ये रिपोर्ट इन यूएन का इंस्टीट्यूट फाइंड द रिचेस्ट 10% ऑफ एडल्ट अकाउंटेड फॉर 85% ऑफ ग्लोबल एसेट्स हाफ द वर्ल्ड्स एन एडल्ट पॉपुलेशन हाउएवर ओन्स barely 1% ऑफ ग्लोबल वेल्थ। पराराष्ट्रीय निगम भूमंडलीकरण को प्रेरित एवं संचालित करने वाले अनेक आर्थिक कारकों में से पारराष्ट्रीय निगमों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। टीएनसी पारराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती हैं। ये अपेक्षाकृत छोटी फार्म भी हो सकती हैं। इनके एक या दो कारखाने उस देश से बाहर होते हैं जहां वे मूल रूप से स्थित हैं। साथ ही वे बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जिसका कारोबार संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ हो। कुछ बहुत बड़े पराराष्ट्रीय निगमों के नाम जो जग प्रसिद्ध हैं ये है कोको कोला, जनरल मोटर्स, कोलगेट, पोमोलिव, कोडैक, मित्सुबिशी आदि। भले ही इन निगमों का अपना एक स्पष्ट राष्ट्रीय आधार हो फिर भी वे भूमंडलीय बाजारों और भूमंडलीय मुनाफे की ओर अभिमुखी हैं। कुछ भारतीय निगम भी पराराष्ट्रीय बन रहे हैं किंतु हम समय के इस बिंदु पर निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि इस रुख को केवल कुल मिलाकर भारत के लोग इसे किस अर्थ में लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था एक अन्य कारक है जो आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देता है। कंप्यूटर के माउस को दबाने मात्र से बैंक, निगम, निधि प्रबंधक और निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर भेज सकते हैं। हालांकि इस प्रकार क्षण भर में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भेजने का यह तरीका बहुत ही खतरनाक भी है। भारत में अक्सर इसकी चर्चा स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली उतार चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है। यह उतार चढ़ाव विदेशी निवेशों द्वारा मुनाफे के लिए अचानक बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने या बेचने के कारण आता है। ऐसे सौदे संचार क्रांति की बदौलत ही संभव हुए हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था भूमंडलीय अर्थव्यवस्था पिछले युग के विपरीत अब प्राथमिक रूप से कृषि या उद्योग पर आधारित नहीं है। भार रहित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसके उत्पादन सूचना पर आधारित होते हैं जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया और मनोरंजन उत्पादन तथा इंटरनेट आधारित सेवाएं। ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अधिकांश कार्य बल वस्तुओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन अथवा वितरण में संलग्न नहीं की जर्क रिएक्शन बी हाई मार्केट क्वालिटी। द ईयर ऑफ बुल एंड द बॉयकॉट का दृश्य दिखाई गई है। ये दृश्य फाइनेंशियल स्कैम्स का दिखाई गई है होता है बल्कि उनके प्रारूप, डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री और सर्विस आदि में लगा रहता है। इस अर्थव्यवस्था में आपके पड़ोस में स्थित खान पान प्रबंधन सेवा से लेकर बड़े बड़े ऐसे संगठन भी शामिल होते हैं जो सम्मेलन की इस व्यवसाय समारोह से लेकर शादी विवाह जैसे पारिवारिक आयोजन के लिए मेजबान को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे भी बहुत से नए नए व्यवसाय हैं जिनके बारे में कुछ दशकों पहले सुना ही नहीं गया था। उदाहरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधन। क्या आपके उनके बारे में सुना है? जो वे क्या करते हैं? ऐसी ही कुछ नई सेवाओं का पता लगाएं। क्रियाकलाप 6.2 पारराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुएं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग आप करते हैं अथवा आपने बाजार में देखा होगा अथवा जिनके विज्ञापनों को आपने सुना या देखा होगा। इस तरह के उत्पादन की सूची बनाएं। जूते, कैमरे, कंप्यूटर, टेलीविजन, कारें, संगीत उपकरण, प्रसाधन के साधन जैसे साबुन, शैम्पू, कपड़े, प्रसंस्कृत खाद्य, चाय, कॉफी, दूध, पाउडर etc। बॉक्स 6.2 अनुवाद। हम में से अधिकांश लोग विरल बात थिन एयर से पैसा कमा लेते हैं। हम ऐसे कुछ उत्पादित नहीं करते जो
तौला, छुआ या आसानी से मापा जा सकता हो। हमारा उत्पादन बंदरगाहों पर ढेर लगाकर इकट्ठा नहीं किया जाता, माल गोदाम में नहीं रखा जाता अथवा रेलगाड़ी के माल डिब्बों डब्बों में भरकर भेजा नहीं जाता। हम में से अधिकांश लोग अपनी आजीविका सेवाएं देकर, निर्णय, सूचना और विश्लेषण देकर कमाते हैं। भले ही हम अपना काम किसी टेलीफोन कॉल सेंटर, वकील के कार्यालय, सरकारी विभाग अथवा किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करते हो, हम सभी विरलवात और व्यवसाय थिन एयर बिजनेस में हैं। स्रोत चार्ल्स लेडी बीटर 1999, लिविंग ऑन थिन एयर, द न्यू इकोनॉमिक्स, लंदन, वाइकिंग। बाक्स 6.2 का अभ्यास। आपने बिल्कुल नजदीकी पड़ोस से पता लगाएं कि वहाँ के नव युवक क्या काम करते हैं। उन कामों की सूची बनाएं। आपको विचार से कितने लोग किसी न किसी रूप में सेवाएं प्रदान करने में संलग्न हैं, चर्चा करें। अपनी कक्षा में से पता लगाएं कि आपके सहपाठी भविष्य में क्या करना चाहते हैं। भार रहित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करें। वित्त का भूमंडलीयकरण। यह भी ध्यान रहे कि मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण पहली बार वित्त का भूमंडलीकरण हुआ है। भूमंडलीकरण आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन पर डालते हैं। पूंजी और प्रतिभूति बाजारों में 24 घंटे व्यापार चलता रहता है। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन जैसे नगर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। भारत में मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भूमंडलीय संरचना विश्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र और दूरसंचार के आधारभूत ढांचे में हुई महत्वपूर्ण उन्नति के फलस्वरूप भूमंडलीय संचार व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब कुछ घरों और बहुत से कार्यालयों में बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए रखने के अनेक साधन मौजूद हैं, जैसे टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल, दोनों किस्मों के फैक्स मशीनें, डिजिटल और केबल टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेल और इंटरनेट आदि। आप में से कुछ को ऐसे बहुत सी जगहों के बारे में पता होगा और कुछ को नहीं भी होगा। हमारे देश में इसे अक्सर डिजिटल विभाजन की सूचक माना जाता है। इस डिजिटल विभाजक के बावजूद प्रौद्योगिकी की ये विविध रूप समय और दूरी को तो संकुचित या कम करते ही हैं। इस ग्रह पर दो सुदूर विपरीत दिशाओं, बंगलुरु और न्यूयॉर्क में बैठे दो व्यक्ति न केवल बातचीत कर सकते हैं बल्कि दस्तावेज और चित्र आदि भी एक दूसरे को उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से भेज सकते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने विश्व में नेटवर्क सोसाइटी एवं मीडिया सोसाइटी को उत्पन्न किया है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच अंतर संबंध उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उसमें अभी कुशलता एवं गुणात्मक सुधार की जरूरत है। इस विषय पर भारत सरकार ने एक और अनेक संभावनाओं वाली योजना डिजिटल इंडिया को प्रारंभ किया। क्रियाकलाप 6.2 टेलीविजन पर उन चैनलों की संख्या गिने जो व्यवसाय के चैनल हैं और स्टॉक बाजार, विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रवाह, विभिन्न कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टें आदि के विषय में अद्यतन जानकारी देते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भारतीय भाषा के चैनल अथवा अंग्रेजी चैनलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुछ वित्तीय समाचार पत्रों के नामों पर पता लगाइए। क्या आप उनमें किन्हीं भूमंडलीकरण प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया हुआ पाते हैं? चर्चा करें। आपके विचार से इन प्रवृत्तियों ने हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, प्रारंभ किया? फ्लाइंग हाई, डाइजिंग हाई, डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट टू मोर देन। ये चित्र कुछ दिखाए गए हैं अलग अलग दृश्यों के लिए। ऊपर एरोप्लेन का दृश्य दिखाई गई है, उसके बाद ये गाड़ियों वाली दृश्य और नीचे ये बसों वाली दृश्य को दिखाया गया है जो सभी प्रकार के विनिमय में डिजिटलाइजेशन को सहायक इकाइयों के रूप में स्थापित करेंगी। यह कार्यक्रम भारतवर्ष में एक ऐसा रूपांतरण को जन्म देता है जो डिजिटली दृष्टि से सशर्त भारतीय समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था को विस्तार देगा।
आप अपने पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि बाह्य स्रोतों से काम कैसे लिया जाता है। ये चित्र में डिजिटलाइजेशन के अनेक स्रोत दिखाए गए हैं। कंप्यूटर, स्टूडियो, पीसीओ बहुत सारे दिखाए गए हैं। क्रियाकलाप 6.4। क्या आपके पड़ोस में कोई इंटरनेट कैफे है? इसके उपयोगकर्ता कौन है? वे इंटरनेट का किस प्रकार उपयोग करते हैं? क्या यह काम के लिए अथवा यह मनोरंजन का नया साधन है? क्या वहाँ कोई एसटीडी आईएसडी टेलीफोन बूथ है? क्या आपके पड़ोस में कोई फैक्स सुविधा है? बाक्स 6.3। भूमंडलीय स्तर पर इंटरनेट का प्रयोग 1990 के दशक में बहुत अधिक बढ़ गया। 1998 में विश्व भर में 7 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे, इनमें 62% प्रयोगकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में थे, जबकि 12% एशिया में थे। 2000 तक इंटरनेट के प्रयोगकर्ता की संख्या बढ़कर 32.5 करोड़ हो गई। भारत में सन 2000 तक इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या 30 लाख हो गई और 1.5 करोड़ लोग उसका प्रयोग करते थे। इस अत्यधिक वृद्धि का कारण था देश भर में साइबर कैफे की उपलब्धता। सिंघल एवं रोजर्स 2001 235। 15 अगस्त 2006 को CNNIBN के जनमत प्रसरण के अनुसार देश के लगभग 7% युवाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जबकि केवल 3% युवाओं के पास घर में कंप्यूटर है। ये आंकड़े स्वयं यह सूचित करते हैं कि देश में कंप्यूटरों का तेजी से फैलाव होने के बावजूद डिजिटल विभाजन यहाँ अब भी है। इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जो साइबर कैफे के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध है, किंतु ग्रामीण इलाके अब भी अनिश्चित विद्युत आपूर्ति, व्यापक रूप से फैली हुई निरक्षरता और टेलीफोन कनेक्शन जैसे अवसंरचनाओं के अभाव के कारण अधिकतर इस सुविधा से वंचित हैं। बाक्स 6.4। भारत में दूरसंचार विस्तार। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय इस नए राष्ट्र में 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए 84,000 टेलीफोन लाइनें थी। 33 साल बाद 1980 तक भी भारत की टेलीफोन सेवा की हालत ठीक नहीं थी। तब 70 करोड़ की जनसंख्या के लिए 25 लाख टेलीफोन था, 12,000 सार्वजनिक फोन थे और भारत के 6 लाख गांवों में से केवल 3% गांव में ही टेलीफोन लगे हुए थे। किंतु 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में दूरसंचार परिदृश्य में व्यापक बदलाव आ गया। 1999 तक भारत में 2.5 करोड़ टेलीफोन लाइनें लग चुकी थी, जो देश के 300 नगरों, 4,869 कस्बों और 3,10,897 गांव में फैली हुई थी, जिनकी बदौलत भारत का दूरसंचार संजाल नेटवर्क विश्व में 9वां सबसे बड़ा संजाल नेटवर्क बन गया था। 1988 से 1998 के बीच किसी न किसी प्रकार की टेलीफोन सुविधा वाले गांवों की संख्या 27,316 से बढ़कर 3 लाख यानी भारत में गांव की कुल संख्या से आधी हो गई। 2000 तक कोई 6,50,000 पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ भारत में दूर दूर तक ग्रामीण, पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में विश्वसनीय टेलीफोन सेवा प्रदान करने लगे थे, जहां टेलीफोन करने के इच्छुक व्यक्ति आराम से पैदल चलकर जाए, टेलीफोन करे और मीटर में आए पैसे चुका दे। इसी प्रकार पीसीओ की सुविधा उपलब्ध हो जाने से पारिवारिक सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने की भारतीय लोगों की एक प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता पूरी होती है। जैसा कि भारत में शादी विवाह आदि के उत्सव में शामिल होने के लिए, सगे संबंधियों के पास जाने के लिए और अंत्येष्टि आदि में सम्मिलित होने के लिए रेलगाड़ी यात्रा करने या सबसे सुलभ साधन बन गई, वैसे ही टेलीफोन पारिवारिक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। यह कोई अनिश्चित की बात नहीं है कि दूरभाष सेवाओं से संबंधित अधिकतर विज्ञापनों में माँ को बेटे बेटियों से और दादा दादियों, नाना नानियों
को पोते पोतियों नाती नातनियों से बातें करते हुए दिखाया जाता है। भारत में दूरभाष व्यवस्था का विस्तार वाणिज्यिक कार्य व्यवहार के अलावा अपने प्रयोगकर्ता के लिए एक प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का भी कार्य करता है। स्रोत सिंघल एवं रोजर्स 2001 180 से 89 पृष्ठ से लिए गए हैं। बाक्स 6.2 का अभ्यास प्रश्न, व्यक्तिगत संबंधों और दूरसंचार व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। सेल्यूलर टेलीफोनों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई और अधिकांश नगरों में रहने वाले मध्य वर्गीय युवाओं के लिए सेल फोन उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। इस प्रकार सेल फोन के इस्तेमाल में भारी वृद्धि हुई और इनके इस्तेमाल के तरीकों में भी काफी बदलाव दिखाई देता है। नीचे के 3 बॉक्सों में दी गई जानकारी इन परिवर्तनों को इंगित करती है। बॉक्स 6.5 1988 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने टेलीफोनों के लिए पूर्वत नगद कार्डों प्रीपेड कैश कार्ड की खुली बिक्री पर इस दलील के साथ रोक लगा दी कि बहुत से अपराधी लोग भी पूर्वदत्त नगद कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अन्वेषकों को अपराधियों का पता लगाने में कठिनाई होती है। यद्यपि अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टेलीफोन कार्डों की संख्या संपूर्ण संख्या की तुलना में एकदम नगण्य है, फिर भी टेलीफोन संचालकों को यह समादेश दे दिया गया है कि किसी भी ग्राहक को नगद कार्ड की खुदरा बिक्री से पहले उसके नाम और पते का सत्यापन अवश्य करा लें। निजी संचालकों का मानना है कि वे अपने व्यवसाय का लगभग 50% भाग इसी अनावश्यक सत्यापन के कारण खो रहे हैं। मोबाइल दूरभाष सेवाओं के नए ग्राहकों की संख्या में 1998 में लगभग 50% की कमी आई, जब भारतीय आयकर विभाग ने यह आदेश दिया कि मोबाइल टेलीफोन रखने वाले हर व्यक्ति को आयकर देना चाहिए। यह आदेश इस सोच पर आधारित था कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल टेलीफोन जैसी कोई विलास वस्तुएं रखने का खर्च उठा सकता है तो उसकी आय इतनी आवश्यक होगी कि उसे आयकर विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। सिंगल एम रोजर्स 2001 203 से 204 बॉक्स 6.6 भारत विश्व में मोबाइल फोनों के सबसे तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक बन गया है। भारत में वाणिज्य मोबाइल सेवाएं 1995 से प्रारंभ की गई थी। शुरू में 5 से 6 वर्षों में इसके ग्राहकों में वृद्धि का मासिक औसतन 50,000 से 1 लाख के बीच था और दिसंबर 2002 में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 5 से 1 करोड़ थी। यद्यपि मोबाइल फोनों के मामले में नई संचार नीति 1994 का अनुसरण किया गया, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में समृद्धि की दर धीमी रही क्योंकि मोबाइल टेलीफोन हैंडसेटों की कीमत अधिक थी और मोबाइल टेलीफोनों की शुल्क दरें भी ऊंची थी। नई दूरसंचार नीति 1999 में उद्योग क्षेत्र के अनेक नए कदम उठाए जो उपभोक्ता हित ऐसी थे। मोबाइल ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। वर्ष 2003 में देश भर में 1.60 करोड़ नए मोबाइल आ गए। इसके बाद 2004 में 2.2 करोड़ और 2005 में 3.2 करोड़ नए मोबाइल फोन आ गए। सितंबर 2006 में भारत के पास 22.334 करोड़ मोबाइल थे। भारत अधिक मोबाइल फोन 3 ही देशों में थे, यानी चीन 40.8 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका 17 करोड़ और रूस 13 करोड़। बॉक्स 6.7 छात्रों ने कलाम को विरोध पत्र भेजा। एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा एनडीटीवी चैनल पर दिए गए एक वक्तव्य ने छात्रों में विरोध भड़का दिया। उपकुलपति ने अपने उस निर्णय का समर्थन किया था जिसके अंतर्गत छात्रों के लिए एक परिधान सहित ड्रेस कोड लागू की गई थी और सेल फोनों पर यह कहते हुए रोक लगा दी गई थी कि छात्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन छात्रों ने रोक का समर्थन करने से इनकार किया और अपने पहले सुनियोजित विरोध के रूप में वे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। स्रोत http://www.ndtv.com से बृहस्पति 19 जनवरी 2006 चेन्नई। बॉक्स 6.5 6 और 7 का अभ्यास। ऊपर दिए गए 3 बॉक्स सावधानी से पढ़ें। वह सेल फोनों के इस्तेमाल में अत्यधिक समृद्धि के बारे में क्या विचार व्यक्त करते हैं? क्या आप सेल फोनों के प्रति अपनाए गए रुख और
उनकी स्वीकार्यता में कोई परिवर्तन देखते हैं। क्रियाकलाप 6.5। प्रारंभ में 1990 के दशक के आखिरी वर्ष में सेल फोनों का अविश्वास की दृष्टि से आपराधिक तत्वों द्वारा उनका गलत प्रयोग किए जाने के कारण देखा जा रहा है। उसके बाद 1998 तक भी उन्हें विलास की वस्तुएं ही माना जाता रहा है, अर्थात केवल धनवान लोग ही इसे रख सकते हैं और इसीलिए इसके मालिकों पर कर लगाया जाना चाहिए। 2006 तक आते आते हम सेल फोनों के प्रयोग में दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश बन गए। अब सेल फोन हमारे जीवन के इतने अभिन्न अंग बन गए हैं कि जब छात्रों को कॉलेज में सेल फोन प्रयोग न करने के लिए कहा गया तो वे हड़ताल पर जाने और देश के राष्ट्रपति से अपील करने के लिए तैयार हो गए। भारत में सेल फोन के प्रयोग में हुए आश्चर्यजनक वृद्धि के कारणों पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित करने का प्रयास करें। क्या यह समृद्धि चतुराईपूर्ण विपणन और मीडिया अभियान के कारण हुई? क्या सेल फोन आज भी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, अथवा क्या मित्रों और सगे संबंधियों से संपर्क बनाए रखने या उनसे जुड़ने के लिए सेल फोन की अत्यंत आवश्यकता है? क्या माता पिता अपने बच्चे के पते ठिकाने के बारे में अपनी चिंताओं को कम करने के लिए इसके प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं? युवा लोग सेल फोनों की आवश्यकता को इतना अधिक क्यों महसूस कर रहे हैं? विभिन्न कारणों का पता लगाने का प्रयास करें। चित्र में ये सेल फोन की दृश्य दिखाई गई है। अलग अलग सेल फोन हैं इसमें। भूमंडलीकरण और श्रम। भूमंडलीकरण और एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन। एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन उभर आया है जिसमें तीसरी दुनिया के शहरों में अधिकाधिक नियमित निर्माण, उत्पादन और रोजगार किया जाता है। आप अध्याय 4 में बाह्य स्रोत के उपयोग के बारे में और अध्याय 5 में संविदा के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए नाइक कंपनी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्र में ये कंप्यूटर के सामने बैठी महिलाएं दिखाई गई हैं। नाइक कंपनी 1960 के दशक में अपनी स्थापना के समय से ही बहुत तेजी से विकसित हुई। नाइक के जूतों का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई। इसके संस्थापक फिल नाइट जापान से जूते आयात करते थे और उन्हें खेल संबंधित आयोजनों में बेचते थे। कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में विकसित होकर पराराष्ट्रीय निगम बन गई। इसका मुख्यालय बेबरटन में पोर्टलैंड ओरेगॉन के बाहर स्थित है। केवल 2 अमेरिकी कारखाने ही नाइक के लिए जूते बनाया करते थे। फिर 1960 के दशक में नाइक के जूते जापान में बनाए जाने लगे। जब वहां लागत बढ़ी तो उत्पादन कार्य 1970 के दशक के मध्य भारत में दक्षिण कोरिया को स्थानांतरित कर दिया गया। फिर जब दक्षिण कोरिया में मजदूर की लागत बढ़ी तो 1980 के दशक में उत्पादन को थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला दिया गया था। दूरपरांत 1990 के दशक में हम भारत में नाइक के जूतों का उत्पादन कर रहे हैं, किंतु यदि और कहीं मजदूरी अधिक सस्ती होगी तो उत्पादन केंद्र वहां खोल दिया जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया से श्रमिक जन अत्यधिक कमजोर और असुरक्षित हो जाते हैं। श्रम का यह लचीलापन अक्सर उत्पादकों के पक्ष में ही काम करता है। एक केंद्रीकृत स्थान पर विशाल पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन फोर्डिज्म की बजाय हम अलग अलग स्थानों पर उत्पादन की लचीला प्रणाली फोर्डवादोत्तर पोस्ट फोर्डिज्म की ओर बढ़ चुके हैं। भाग से 6.8 प्रत्यक्ष रूप से में तो जनरल मोटर्स नामक कंपनी पेंटियांग ली मैंसी जैसी अमेरिकी कार बनाती है। इसकी शोरूम कीमत $20,000 है, जिसमें से सिर्फ $7600 ही अमेरिकनों यानी ड्रैड की कार्मिकों को, प्रबंधकों, निवारकों के वकीलों और बैंकरों, वहां संगठन में रहने वाले समर्थकों एवं प्रचारकों और देश भर में जनरल मोटर्स के शेयरधारकों के पास जाते हैं। शेष में से 48% हिस्सा दक्षिण कोरिया को मजदूरी और कार के हिस्से को जोड़ने के लिए, 28% हिस्सा जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन जैसे हिस्से के लिए, 12% जर्मनी की शैली और डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए, 7% ताइवान और सिंगापुर को छोटे कलपुर्जों के लिए, 4% यूनाइटेड किंगडम को विपणन के लिए और लगभग
1% बारबोडास और आयरलैंड की आंकड़े तैयार करने के लिए रिच 1991 बॉक्स 6.9। सबसे गरीब लोग सबसे गरीब लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। गरीब की दर खासतौर पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ऊंची है। जैसा कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में श्रम एवं सामाजिक प्रवृत्तियां 2005 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट में कहा गया कि इस रिपोर्ट में एशिया क्षेत्र में बढ़ते हुए रोजगार अंतर एम्प्लॉयमेंट गैप का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि हुई है, मगर उसके अनुसार कार्य के नए अवसर उत्पन्न नहीं हो सके। वर्ष 2003 और 2004 के बीच एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में 1.6% यानी 2.5 करोड़ रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, जबकि उनका कुल संख्या 1.588 अरब था, जो कि 7% से अधिक की वृद्धि की दर को देखते हुए थी। जॉब ग्रोथ रिमेन्स डिसअपॉइंटिंग ILO लेबर फाइल सितंबर-अक्टूबर 2005 पृष्ठ संख्या 54। भूमंडलीकरण और रोजगार के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार और भूमंडलीकरण के बीच के संबंधों का। यहाँ भी हमने भूमंडलीकरण का असमान प्रभाव देखा है। नगरीय केंद्रों में मध्यवर्गीय युवाओं के लिए भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने रोजगार के नए नए अवसर खोल दिए हैं। कॉलेज से नाम के लिए BSc BA BCom की डिग्री लेने की बजाय वे कंप्यूटर के स्थानों से कंप्यूटर की भाषाएं सीख रहे हैं अथवा कॉल सेंटरों में या व्यापार प्रक्रिया बायोपयोजन BPO कंपनियों की नौकरी ले रहे हैं। वे विशाल बिक्री भंडार, शॉपिंग मॉल्स के काम करते हैं या हाल में खोले गए विभिन्न जलपागृहों में नौकरी करते हैं। फिर भी जैसा कि बॉक्स 6.9 में दिखाया गया है, रोजगार की प्रवृत्तियां मोटी तौर पर निराशाजनक ही है। भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन। भूतपूर्व समाजवादी विश्व का विघटन अनेक दृष्टियों से एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था, जिसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। फलस्वरूप भूमंडलीकरण को सहारा देने वाली आर्थिक नीतियों के प्रति एक विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। इन परिवर्तनों को अक्सर नव उदारवादी आर्थिक उपाय कहा जाता है। हम पहले यह देख चुके हैं कि भारत में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। मोटे तौर पर इन नीतियों में मुक्त उद्यम संबंधित राजनीतिक दूरदर्शिता प्रतिबिंबित होती है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि बाजार की शक्तियों का निर्बाध शासन कुशल एवं न्याय संगत होगा। इसीलिए यह दूरदर्शितापूर्ण नीति के अंतर्गत राज्य की ओर से विनियमन और आर्थिक सहायता सब्सिडी दोनों ही आलोचना करती हैं। इस अर्थ में भूमंडलीकरण की मौजूदा प्रक्रिया में राजनीतिक दूरदर्शिता उतनी ही जितनी की आर्थिक दूरदर्शिता। तथापि वर्तमान भूमंडलीकरण से भिन्न भूमंडलीकरण की भी संभावनाएं हैं। इस प्रकार हम एक समावेशात्मक भूमंडलीकरण इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन की भी संकल्पना कर सकते हैं, जिसमें समाज के सभी अनुभागों का समावेश होता है। भूमंडलीकरण के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी घटित हो रहा है और वह है राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रचना तंत्र। इस संबंध में यूरोपीय संघ EU, दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ ASEAN, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन सार्क और अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई व्यापार संघ का परिसंघ बोर्डर्स, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो क्षेत्रीय संघों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का उदय भी एक अन्य राजनीतिक आयाम प्रस्तुत करता है। अतः सरकारी संगठन का एक ऐसा निकाय होता है जो सहभागी सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है और जिसे एक विशिष्ट
कार्य क्षेत्र पर नजर रखने या उसे विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उदाहरणतः विश्व व्यापार संगठन WTO के व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में अधिकाधिक भूमिका सौंपी जा रही है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों अतः सरकारी संगठनों से इस रूप से भिन्न है कि वे सरकारी संस्थाओं से संबंध नहीं होते, बल्कि स्वयं स्वतंत्र संगठन होते हैं जो नीतिगत निर्णय लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में से कुछ सबसे प्रसिद्ध संगठन हैं ग्रीन पीस, अध्याय 8 हैं दी रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। भूमंडलीकरण और संस्कृति। भूमंडलीकरण संस्कृति को कई प्रकार से प्रभावित करता है। हम पहले देख चुके हैं कि युगों से भारत सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं और इसी के फलस्वरूप वह सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होता रहा है। पिछले दशक में कई बड़े बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं जिनसे यह डर पैदा हो गया है कि कहीं हमारी स्थानीय संस्कृतियां पीछे न रह जाएं। हमने पहले देखा था कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा कूप मंडूक यानी जीवन भर कुएं के भीतर रहने वाले जैसे मेढक की स्थिति से सावधान रहने की शिक्षा देती रही है। जो कुएं से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता और हर बाहरी वस्तुओं के प्रति साकुल्य बना रहता है, वह किसी से बात नहीं करता और किसी से भी किसी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता। वह तो बस बाहरी दुनिया पर केवल संदेह करना ही जानता है। सौभाग्य से हम आज भी अपनी परंपरागत खुली अभिवृत्ति अपनाए हुए हैं। इसीलिए हमारे समाज में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कपड़ों, शैलियों, संगीतों, फिल्म, भाषा, हाव भाव आदि के बारे में भी गर्मा गर्म बहस होती है। जैसा कि हम आपको अध्याय 1 और 2 में बता चुके हैं, 19वीं सदी के सुधारक और प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता भी संस्कृति तथा परंपरा पर विचार विमर्श किया करते थे। मुद्दे आज भी कुछ विशिष्टियों में वैसे ही हैं और कुछ अन्य विशिष्टियों से भिन्न भी हैं। शायद अंतर यही है कि आप परिवर्तनों की व्यापक और गहनता भिन्न है। स्वजातीकरण बनाम सांस्कृतिक का भू स्थानीकरण, ग्लोकलाइजेशन। मुख्य रूप से यह दावा किया जाता है कि सभी संस्कृतियां एक समान यानी स्वजातीय होमोजीनियस हो जाएंगी। कुछ अन्य का यह मत है कि संस्कृति के भू-स्थानीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भू-स्थानीकरण का अर्थ है भूमंडलीकरण के साथ स्थानीय का मिश्रण। यह पूर्ण स्वतः परिवर्तित नहीं होता और न ही भूमंडलीकरण के वाणिज्यिक हितों से इसका पूरी तरह संबंध विच्छेदित किया जा सकता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपना बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार में लाई जाती है। भारत में हम यह देखते हैं कि स्टार, MTV, चैनल बी और कार्टून नेटवर्क जैसे सभी विदेशी टीवी चैनल भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स भी भारत में अपने निरामिषित और चिकन उत्पाद ही बेचता है, गौमांस के उत्पाद नहीं, जो विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। नवरात्रि पर्व पर तो मैकडॉनल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है। संगीत के क्षेत्र में भांगड़ा, पॉप, इंडी पॉप, फ्यूजन म्यूजिक, यहाँ तक कि रीमिक्स गीतों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखा जा सकता है। क्रियाकलाप 6.6 भू स्थानीयकरण के कुछ अन्य उदाहरण दें और चर्चा करें। क्या आपने बॉलीवुड द्वारा तैयार की गई फिल्मों में कोई परिवर्तन देखा है? एक समय था जब कहानियां तो स्थानीय रहती थी पर उनमें विदेशियों में खींचे दृश्य होते थे। फिर कुछ ऐसे फिल्में भी आई जिनकी कहानी की पृष्ठभूमि विदेशी में होता था और जिनमें अभिनेता या पात्र भारत लौट कर आते थे। अब ऐसी भी कहानियां होती हैं जो पूर्ण रूप से भारत से बाहर की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। चर्चा करें।
हमने पहले ही देख चुके हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति उसके खुले उपागम में निहित है। भारत हमने यह भी देखा कि आधुनिक युग में हमारे समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता अपनी परंपरा तथा संस्कृति पर सक्रिय रूप से वाद विवाद करते रहे। संस्कृति को किसी ऐसे अपरिवर्तनशील एवं स्थिर सत्व के रूप में नहीं देखा जा सकता जो किसी सामाजिक परिवर्तनों के कारण या तो ढह जाएगी अथवा ज्यों की त्यों यानी अपरिवर्तित बनी रहेगी। आज भी इस बात को की अधिक संभावना है कि भूमंडलीकरण के फलस्वरूप कुछ नई स्थानीय परंपराएं ही नहीं बल्कि भूमंडलीय परंपराएं भी निर्मित होगी। जेंडर और सांस्कृतिक पहचान के एक निश्चित परंपरागत स्वरूप का समर्थन करने वाले लोग अक्सर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले मत भेदभावपूर्ण व्यवहारों और अलोकतांत्रिक प्रथाओं को सांस्कृतिक पहचान का नाम देकर बचाव करते हैं। इस प्रकार की अनेक प्रथाएं प्रचलित रही हैं, जैसे सती प्रथा से लेकर महिलाओं की शिक्षा तथा उन्हें सार्वजनिक कार्यकलापों से दूर रखना, महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण प्रथाओं का समर्थन करने के लिए भूमंडलीकरण का हवा भी खड़ा किया जा सकता है। सौभाग्य से भारत में हम एक लोकतांत्रिक परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने एवं विकसित करने में सफल रहते हैं, जिससे कि हम संस्कृति को अधिक समावेशात्मक और लोकतांत्रिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। उपभोग की संस्कृति। अक्सर जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमें पहनावे, संगीत, नृत्य, खाद्य आदि की चर्चा करते हैं, किंतु जैसा कि हम जानते हैं संस्कृति इन बातों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका संबंध संपूर्ण जीवन शैली से है। संस्कृति के दो रूप हैं जिनका उल्लेख भूमंडलीकरण विषयक किसी भी अध्याय में होना चाहिए। वे हैं उपभोग की संस्कृति और निगमित संस्कृति। सांस्कृतिक उपभोग की उस निर्णायक भूमिका पर विचार कीजिए जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में विशेष रूप से नगरों को एक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में है अदा की जा रही है। 1970 के दशक तक उत्पादन उद्योग नगरों की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन अब सांस्कृतिक उपभोग, कला, खाद्य, फैशन, संगीत, पर्यटन अधिकतर नगरों की वृद्धि को एक आकार प्रदान करता है। यह तथ्य भारत के सभी बड़े शहरों में विशाल बिक्री भंडार, शॉपिंग मॉल्स, बहुविधि सिनेमाघर, मनोरंजन उद्यानों और जल क्रीड़ा स्थलों के विकास में आई तेजी से स्पष्ट होता है। लेकिन उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि विज्ञापन और सामान्य रूप से जनसंपर्क के सभी माध्यम एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें पैसे खर्चा करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पैसे को संभाल कर रखना अब कोई गुण नहीं रहा है। खरीदारी को समय बिताने की गतिविधि के रूप में सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाता है। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स और विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड जैसी फैशन प्रतियोगिता के समारोहों की उत्तरोत्तर सफलताओं के कारण फैशन क्रियाकलाप 6.7 परंपरागत दुकान और नए स्थापित हुए बहुविभागीय भंडारों की परस्पर तुलना करें, माल और परंपरागत वस्तुओं की परस्पर तुलना करें। अब बेची गई जाने वाली वस्तुएं ही नहीं बदल गई बल्कि खरीदारी का अर्थ भी बदल गया है। कैसे चर्चा करें? खाद्य स्थलों किस प्रकार के नए व्यंजन खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। चर्चा करें एक नए फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाएं जो अपनी कार्यशैली में भूमंडलीय है। चित्र में प्रदर्शित दिखाई गई हैं ये दृश्य जो अनेक फैशन चप्पल, जूते और महिला के दृश्य प्लेइंग मोर फार्कलेस बॉडल डालिया कहानी घर घर की द कल्चर ऑफ द कंजप्शन सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य उत्पादों से संबंधित उद्योगों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। नौजवान लड़कियां ऐश्वर्या राय और सुमिता सेन बनने का सपना देख रही हैं। कौन बनेगा करोड़पति जैसे लोकप्रिय प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम में वास्तव में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कुछ ही खेलों में हमारा भाग्य बदल गया है। निगम सांस्कृतिक
निगम सांस्कृतिक प्रबंधन सिद्धांत की एक ऐसी शाखा है जो किसी फर्म के सभी सदस्यों के साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतियोगितात्मक को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। ऐसा सोचा जाता है कि एक गतिशील निगम सांस्कृतिक जिसमें कंपनी के कार्यक्रम, रीतियां एवं परंपराएं शामिल होती हैं, कर्मचारियों में वफादारी की भावना को बढ़ाती है और समूह एकता को प्रोत्साहन देती है। वह यह भी बताती है कि काम करने का तरीका क्या है और उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उनको कैसे पैक किया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रसार और सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने से भारत के महानगरों में ऐसे ऊर्ध्वगामी व्यवसायियों, प्रोफेशनलों का एक वर्ग बन गया है जो सॉफ्टवेयर फर्मों, बहुराष्ट्रीय बैंकों, चार्टर लेखाकार फर्मों, स्टॉक बाजारों, यात्रा, फैशन डिजाइन, मनोरंजन, मीडिया और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इन महत्वाकांक्षी व्यवसायियों की कार्य अनुसूची अत्यंत तनावपूर्ण होती है। उनके वेतन भत्ते बहुत ज्यादा होते हैं और बाजार में तेजी से बढ़ते उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादों के वे ही प्रमुख ग्राहक होते हैं। क्रियाकलाप 6.8 गत 2-1 वर्षों में राजनीतिक दलों के अपने राजनीतिक अभियान के लिए निगमों से अक्सर सहायता मांगी गई है। विज्ञापन फर्म से भी परामर्श किया गया है कि इस प्रवृत्ति के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और चर्चा करें। अनेक स्वदेशी शिल्प, साहित्य, परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं को खतरा सांस्कृतिक रूपों एवं भूमंडलीकरण के बीच एक अन्य संबंध अनेक स्वदेशी शिल्पों एवं साहित्य, परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं की दशा से दृष्टिगोचर होता है। तथापि यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विकास के भूमंडलीकरण की अवस्था से पहले भी परंपरागत सांस्कृतिक रूपों और उन पर आधारित व्यवसायों में अपनी घुसपैठ बना ली थी, लेकिन अब परिवर्तन का अनुपात और उसकी गहनता अत्यधिक तीव्र है। उदाहरण के लिए लगभग 30 थिएटर समूह जो मुंबई महानगर के परेल और गिरगांव की कपड़ा मिलों के इलाके के आसपास सक्रिय थे, अब निष्क्रिय एवं समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इन इलाकों के मिल मजदूरों में से अधिकांश लोगों की नौकरी खत्म हो चुकी है। कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के सरसीला गांव और उस राज्य के मेढक जिले के डुब कक्का गांव के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या किए जाने की खबर मिली थी। इसका कारण यह था कि इन बुनकरों के पास बदलती हुई उपभोक्ता रुचि के अनुरूप अपने आप को ढालने और विद्युत कर्घों से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने के कोई साधन नहीं थे। इस प्रकार परंपरागत ज्ञान व्यवस्थाओं के विभिन्न रूप जो विशेष रूप से आयु विज्ञान और कृषि के क्षेत्रों से संबंधित थे सुरक्षित रखे गए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते रहे। तुलसी, रुद्राक्ष, हल्दी और बासमती चावल के प्रयोग को पेटेंट कराने के लिए हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो प्रयत्न किए गए उनसे स्वदेशी ज्ञान व्यवस्थाओं के आधार को बचाने की आवश्यकता प्रकाश में आई है। बाक्स 6.10 हमारे डोमबारी समुदाय की हालत बहुत खराब है। टेलीविजन और रेडियो में हमारे रोजी रोटी छीन ली है। हम कालाबाजी तो दिखाते हैं मगर सर्कस और टेलीविजन के कारण जो अब दूर दराज के गांवों और बस्तियों तक पहुंच गए हैं, हमारे कर्तव्य को कोई देखना पसंद नहीं करता है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अल्पवृत्ति भी नहीं मिलती। लोग हमारा खेल तमाशा देखते तो हैं पर केवल मनोरंजन के लिए वे हमें उसके बदले में कोई पैसा नहीं देते। वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि हम भूखे हैं, इसीलिए हमारा धंधा चौपट हो रहा है। भूमंडलीकरण ने जिन विभिन्न और जटिल रूपों में हमारे जीवन को प्रभावित किया उसे संक्षिप्त में प्रस्तुत करना आसान नहीं है। कोई ऐसा प्रयास भी नहीं करेगा, इसीलिए यह काम आप पर ही छोड़ा जाता है। हमने यहाँ इस अध्याय में उद्योग और कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की है। आपको भारत में भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन की कहानी जानने के लिए अध्याय 4 और 5 पर निर्भर होना होगा। इस कहानी को दोहराते समय आप अपनी समाज